वेजिटेशन ये किसी देश के बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं। नदियाँ क्या होती हैं? रिसोर्स, लैंड, मिनरल्स, इसमें किसी देश के वन है, संसाधन हो गए, ये किसी देश के बहुत बड़े संसाधन होते हैं। इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ पढ़ चुके हैं, 20 से ही मुझे पढ़ाना है। मुझे गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट करना है। सिंधु हो गया, हाँ, सिंधु हो गया, गंगा रिवर सिस्टम। तो रिवर्स किसे कहते हैं पहले थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, मूड बनता नहीं है वही से। रिवर्स नदी क्या है? ये वर्षा है। जब वर्षा का जल गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ढाल के सहारे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत और एक निश्चित दिशा में, निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के सहारे प्रवाहित होने लगता है वर्षा का जल। तो ये बन जाता है, इसका बेसिन बन जाता है, तो उसे कहते हैं सरिता। जब वर्षा का जल जमीन में पड़ता है, वर्षा का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, रिवर बैंक होते हैं, दोनों नदी किनारे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण ढाल का एक निश्चित दिशा में जब प्रवाहित होने लगता है तो उसे सरिता कहते हैं। ये नदियाँ जो होती हैं किसी देश के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स होती है, संसाधन होते हैं। इससे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? पेयजल सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पेयजल। बहुत जगह पे आपको अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, साउथ इंडिया में चलेंगे तो नदियों का पानी लोग पीते हैं, तो आपको पेयजल हो गया। अब नेविगेशन हो गया, उसमें नौकायन पहले होता था, जहाँ जहाँ कुछ भारत की नदियाँ नौकायन है, जो आंतरिक जल परिवहन बहुत ज़्यादा विकसित है जर्मनी वगैरह देश में, जर्मनी में, लेकिन भारत उतना विकसित नहीं है। फिर नदियों पर डैम बना के बिजली बनाते हैं, मत्स्य पालन होता है, उसमें सिंचाई होती है, डैम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ा किसी देश की संसाधन रिसोर्स होती है रिवर्स। तो रिवर्स हम लोग पढ़ चुके, रिवर सिस्टम और रिवर पैटर्न, दो और चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं नदियों में, रिवर सिस्टम एंड रिवर पैटर्न्स। सिस्टम में इनकी ओरिजिन हम पढ़ते हैं, ओरिजिन नदियों की उत्पत्ति कैसी हुई। पैटर्न्स में तो ज्यामिति, जियोमेट्रिकल पैटर्न पढ़ते हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न। ऊपर से देखने पर नदी कैसे, इसमें उत्पत्ति नदी कैसे हुई है। भारतीय नदी तंत्र का जो विकास हुआ है, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम का विकास हुआ है। ये जो हिमालय बन रहा था उस समय पढ़ा चुके और आगे मैं कैसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिस समय भारत जैसे भारत टकराया तो ये पश्चिमी हिस्सा क्या होता है, ऊपर उठ गया, पश्चिमी हिस्सा ऊपर उठ गया, पश्चिम का हिस्सा ऊपर उठ गया और इधर की नदियां इधर प्रवाहित होने लगी, दक्षिण भारत की नदियां। और एक यहाँ पे जो उत्थान हुआ, प्राचीन काल में एक नदी प्रवाहित होती थी, उसका नाम था, कुछ विद्वानों ने पिलग्रिम महोदय ने उन्होंने कहा शिवालिक नदी, एच पास्को नदी ने कहा उसको शिवालिक, और उसको कहा ब्रह्मपुत्र नदी, शिवालिक और दूसरा नाम है। तो ये नदी ऐसे तिब्बत के पठार से निकल रही है, ब्रह्मपुत्र इधर जाके गिर रही है। पहले ये वास्तव में जाके यहाँ पे गिरती थी पाकिस्तान में, यहाँ पे कराची के पास ऐसे जाके गिरती थी। जब ये उत्थान हुआ इस का, इस हिस्से में टकराव उत्थान हुआ तो ये नदी तंत्र का विच्छिन्न हो गया, ये टूट गया इधर हिस्सा। और ये क्या होता है, ये इधर को बहने लगी तो कुछ नदियां फिर इधर को प्रवाहित होने लगी और ये नदियां इधर प्रवाहित होने लगी। जब उत्थान हुआ इसको कहा गया शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी। इंडो ब्रह्म नदी दो विद्वान थे, एच पास्को और पिलग्रिम ने कहा था। तो ये शिवालिक नदी थी जो आज ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से चलती थी और यहाँ होते हुए ये यहाँ पे आके गिरती थी। इस एरिया में उत्थान हुआ, ये वाला आदित्य टावर का पठार है, यहाँ पे उत्थान हुआ, फिर ये नदी का रास्ता इधर मुड़ गया, यहाँ फंक्शन हुआ, मालदा गैप है, तो फिर ये नदी इधर हुआ, विकास हो गया। तो ये नदी बने लगी इधर, लेकिन एक सिस्टम इधर हो गया सिंधु नदी का, गंगा नदी का सिस्टम या ब्रह्मपुत्र का सिस्टम अलग हो गया, यानी कि बीच में जो विच्छेदित हो गई, टूट गया। इसी समय इधर का हिस्सा ध्वंसन हुआ, जब हिमालय का निर्माण हो रहा
तो ये वाला हिस्सा पश्चिम आप देख रहे हैं सफेद सफेद, ये सब है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये भ्रंशन हुआ और ये पश्चिमी घाट पर्वत है, वास्तव में पर्वत रही है। इधर से जाएंगे तो आप क्रमशः ऐसे चढ़ते जाएंगे ऐसे, लेकिन यहाँ से जाएंगे देखेंगे तो यहाँ से आप अगर खड़े हो जाएं तो देखेंगे एक पर्वत जैसे दिखाई देगा, लेकिन इधर से जाएंगे आपको पर्वत मालूम नहीं होगा। तो इसको ब्लॉक माउंटेन है, इसको माउंटेन कहा जाता है। फिर इधर से नदियाँ इधर को बहने लगी, कुछ छोटी नदियाँ इधर को बहने लगी। तो इस तरह से 2-3 नदियों की सिस्टम को उत्पन्न हुई। बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ, अरब सागर में बहने वाली नदियाँ और कुछ इनलैंड वाटर सिस्टम है, आंतरिक नदियाँ। तो उसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे ये वाली नदियाँ। एक और सिस्टम इसमें नदियों में पढ़ते हैं। और नदियों की 2 प्रकार होते हैं, उत्पत्ति में ही पढ़ते हैं, ओरिजिन में ही पढ़ते हैं। 2 सिस्टम और नदियों की होती है। एक होता है एंटीसीडेंट रिवर्स या इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। दूसरा होता सुपर इम्पोज्ड रिवर। एंटीसीडेंट नदी होती है जिसका निर्माण पहले हो जाता है, यानी कि वो नदी प्रवाहित हो रही है ये वाला, और बीच में देखिए उत्थान हो रहा है, कोई पर्वत उत्थान हो रहा है, लेकिन ये नदी अपने मार्ग को नहीं बदलती है। उत्थान होने के बावजूद में काट के अपने पूर्व वाले मार्ग पर ही बहती रहती है। उसके मार्ग में से नदी बह रही है, बीच में से उत्थान हो रहा है और नदी उसको डाउन कटिंग करके और सिर्फ पुराने मार्ग से ही बहती। ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से, जहां से तिब्बत पठार उत्पत्ति होती है, उससे करीब हिमालय 1.5 किलोमीटर ऊंचा है। जहां से उत्पत्ति होती है 1.5 किलोमीटर तक ऊंचा है, लेकिन ये क्या हुआ है, नदी नीचे है, ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन नदी का यहां से बह रही नदी, इसको काट कैसे बह रही, रास्ते में उत्थान होता गया, जो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर यहाँ से ऊंचाई है, 1500 मीटर है जहां से उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है। ऐसा कैसे संभव हो गया? क्या हुआ कि नदी मार्ग में अपनी बहते रही और उत्थान जो हुआ, उत्थान होता रहा, उत्थान धीरे धीरे। यह तब संभव है जब उत्थान क्या हो, स्थानीय हो, नदी के मार्ग में उत्थान क्या हो, सीमित एरिया में हो, कम चौड़ाई में हो और उत्थान धीरे धीरे हो। उत्थान इतनी तीव्र गति से हो जितनी नदी अपरदन करी है, निम्नवर्ती अपरदन, डाउन कटिंग करती है, डाउन इरोजन करती है, डाउन कटिंग, अपनी घाटी को गहरा करते जाती है नदी और उत्थान धीरे धीरे होता है। दोनों में संतुलन अगर नहीं है, अगर उत्थान तेजी से अचानक हुआ और प्रादेशिक उत्थान में बहुत ज्यादा एरिया उठ गए ऊपर, तो वो नदी अपने मार्ग को नहीं बनाए रख सकती है, फिर उसका मार्ग बदल जाएगा। लेकिन अगर उत्थान धीरे धीरे हो रहा हो और नदी बहती रहती है तो डाउन कटिंग करके अपने पहले वाले मार्ग पे बहती रहती है। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। और भारत में ये नदियां हैं सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, ये सारी नदियां पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय के पहले की हैं, हिमालय से भी पुरानी नदियां हैं। ये समझ गए? पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? जो नदी उसके मार्ग में उत्थान होने के बावजूद भी अपने पुराने मार्ग को ही बनाए रखती है, डाउन कटिंग करके, निम्नवर्ती अपरदन करके, उस नदी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उसके एग्जाम्पल है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बड़े बड़े गहरे गाज इन्होंने बनाए हैं। ऐसे ये कटिंग करती रहती है, ऐसे इसको गाज बना के बहती है, तीनों श्रेणियों को काट के बहती हैं, तीनों श्रेणियों को काट के बहती हैं। जहां से तिब्बत से निकलती हैं वहां के रास्ते में 1.5 किलोमीटर ऊंचा रास्ता है, नदी नीचे कैसे ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, इसलिए काट पुराने मार्ग के। सुपर इम्पोज नदी वो कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की जैसे सोन नदी है, सुपर इम्पोज नदी है। सुपर इम्पोज नदी वो होती है कि जैसे मान लीजिए ऊपर ये बेड रॉक है, इसमें नदी बह रही है, ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा मुलायम परतदार चट्टान है, इसको काट के इसके अंदर अपनी घाटी इधर से बना लिया, इधर से अपनी घाटी को काट के बना लिया, इसमें नदी बह रही है। लेकिन नीचे हार्ड रॉक है, रास्ते में हार्ड रॉक है, तो जब इसको कटिंग करेगी तो इसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर यह हार्ड रॉक ऊपर रहती, यहाँ पे हार्ड रॉक रहती, तो नदी अपना मार्ग कैसे बदल लेती। लेकिन ऊपरी घाटी में, जब ऊपरी परत में नदी ने अपने मार्ग का निर्माण कर लिया, घाटी बना लिया और नीचे हार्ड कठोर चट्टान आ गई, पर इसके पास कोई विकल्प नहीं है रास्ता बदलने का, उसी कठोर चट्टान पर ये कटिंग करके प्रवाहित होती रहेगी। अगर वही कठोर चट्टान अगर रास्ते में ऊपर पड़ जाए तो ये मार्ग अपना बदल लेगी।
लेकिन वो चूंकि ऊपरी परत में घाटी का निर्माण हो गया, वो चट्टान कठोर नीचे मिल रही है, फिर उसी के ऊपर वो बह रही है, मजबूरी में जबरदस्ती थोप दिया। सुपर इम्पोज मतलब होता है अध्यारोपित। तो इस तरह की नदियां प्राजीवी पठार पे हैं, बहुत सारी नदियां हैं। सुपर इम्पोज है, जिसमें सोन नदी उसका एक उदाहरण है। इसको अध्यारोपित रिवर कहते हैं। तो भारत में इस तरह से है, पूर्ववर्ती नदी सुपर इम्पोज रिवर है। जो नदी अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। इसका जो होता है, ये ढाल के अनुरूप नहीं प्रवाहित हो रही है, इसके मार्ग में ऊंचाई ज्यादा है लेकिन वो काट कर है, ढाल के अनुरूप नहीं प्रवाहित हो रही है क्योंकि इसके मार्ग में, रास्ते में ऊंचाई ज्यादा है। जो अपने ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है ऐसे, इसको कहते हैं अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी, ये 4 प्रकार है छत्तीसगढ़ नदी। अनुवर्ती नदी है, अनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी, प्रत्यनुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी आप लोग पढ़ चुके हैं, उस पर नहीं जाएंगे। शॉर्ट में थोड़ा सा एक आउटलाइन हम बना दे रहे हैं, फिर हम आते हैं गंगा नदी पर। तो ये नदियों की होती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पहुंच जाती हैं, समुद्र तक पहुंच जाती है। अपना पानी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये वाला आपको बताया, तो अपने पानी को क्या हैं, ड्राइन आउट होती है। किसी नदी में, कोई नदी में होती है, जैसे यमुना नदी कहाँ अपना पानी डालती है, गंगा नदी में, फिर गंगा नदी पानी समुद्र में पहुंचती है। कुछ अपनी झील में डालती है, कुछ अपना पानी जाके उनका ना समुद्र तक पहुंच पाता ना झील तक पहुंच, कहीं रास्ते में ही सूख जाता है। इसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में कुछ इस तरह की नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाले बनाती हैं। इन सभी का अपना अपना महत्व है, तो इसमें पढ़ चुके होंगे आप लोग, काफी लोग पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग से। मैं आता हूँ उस पर बोलता है। इसको कम से कम पढ़ लीजिए, वो पढ़ाया गया होगा। पूर्ववर्ती नदी, परिपोज नदी, ये पढ़ा है लोगों ने, सिंध, सतलज, अरुण, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, ये सब बनास अध्यारोपित नदियां हैं। भारत में अध्यारोपित नदियां हैं। क्या चीज ये पढ़ा होगा? हिमालयी नदियों में आपको लिखिए गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी का गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी कुल इसकी लंबाई 2500, कोई कहीं 10 लिखा है, कहीं 2525 किलोमीटर लिखा है। इसकी पूरी लंबाई नहीं है। भारत में सबसे लंबी नदी है यही गंगा नदी। इसका महत्व जानते हैं। इसकी घाटी में, गंगा की घाटी में 40 करोड़ आबादी रहती है। गंगा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो बना हुआ है, ग्रीन कलर वाला देख रहे होंगे, ये गंगा और की सहायक नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसमें से 40 करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है, नदी है। समझिए कि नदी नहीं है, ये जीवन रेखा है उत्तर भारत के लिए, भारतीयों के लिए गंगा नदी। इसी गंगा की नदी किनारे में लोहे की सभ्यता का विकास हुआ, फिर बाद में बड़े बड़े शहरों का, नगरों का विकास होते रहते। आज भी 40 करोड़ आबादी करीब ये गंगा नदी की घाटी में रहती है, भारत की 40 करोड़ आबादी। जबकि इसका क्षेत्रफल है 6-7 लाख वर्ग किलोमीटर है, 6-7 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी। ये जलोढ़ मिट्टी से बनी, इसमें कितना डैम बनाए गए हैं, सिंचाई भी होती है। हर साल कितना नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है और बिछा देती है, अगले उर्वर मिट्टी का एक निर्माण करती है गंगा नदी। ये निकलती कहाँ है? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलती है करीब इसकी 3900 उत्तरकाशी जनपद में 3900 मीटर की ऊंचाई से। जहां से निकलती वहां से भगीरथी इसको कहते हैं, वहां से कहते हैं भगीरथी। मार्कर परमानेंट वाला है क्या?
परमानेंट मार्कर लग रहा है। Yes, sir. ये भगीरथी से निकलती है, इसका नाम वहां पे भगीरथी पड़ता है। भगीरथी आती है, उधर से पिलंगना नदी आती है, ये पिलंगना नदी है, भगीरथी है। यहाँ पे डैम टिहरी है, टिहरी है, यहाँ पे टिहरी डैम बनाया गया है। दोनों भगीरथी और पिलंगना के संगम पर बनाया गया है। यहाँ पे जो टिहरी नगर था वो डूब गया, तो यहाँ पे न्यू टिहरी बनाया गया है। न्यू टिहरी एक शहर बसाया गया, इसके थोड़ा सा ऊपर बसाया गया यहाँ पे। तो मैं गया था जब बन रहा था तो डैम को स्पेशल देखने मिला था मुझे, टिहरी डैम बना हुआ है। भगीरथी पिलंगना आगे चलती है, इसमें नदियां आके मिलती जाती हैं भगीरथी नदी में, और इधर से आती अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी में कई नदियां आकर मिलती हैं जहां से इसका निर्माण होता है, और कई जगह इनमें प्रयाग नाम पड़ता है। आपको सबको ये पूछा गया है यूपीएससी में, नदी कौन सी मिलती है और यहाँ पे प्रयाग। तो इसमें ध्यान दीजिए, अलकनंदा नदी तो कॉमन है सब में, अलकनंदा कॉमन है सब में। अलकनंदा कॉमन है, इसके साथ कौन सी नदी मिलती है और प्रयाग का नाम क्या पड़ता है, आपने याद किया होगा। देखिए इसमें है विष्णु गंगा मिलती है, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। जहां नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है, नंद प्रयाग। तो लिख लीजिए इसको, तो नंदाकिनी नदी, देव प्रयाग, यहां लिखिए भगीरथी अलकनंदा, भगीरथी अलकनंदा, देव प्रयाग, विष्णु अलकनंदा, विष्णु गंगा अलकनंदा, विष्णु गंगा और नंद प्रयाग, अलकनंदा, वहां पे विष्णु प्रयाग, इसके बाद आपका देखिए है विष्णु प्रयाग, और पिंडारी नदी यहाँ मिलती है, पिंडारी और पिंडर और अलकनंदा। पिंडर अलकनंदा मिलती है, पिंडर नदी अलकनंदा नदी में के पिंडर नदी मिलती है, उसका नाम है, और वहां पे प्रयाग है कर्ण प्रयाग। पिंडारी नदी पिंडर जलाशय माने से निकलती है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा जहां मिलते हैं वहां नंद प्रयाग है। रुद्र प्रयाग कहां मिलता है, मंदाकिनी और पांचों पंच प्रयाग याद है, ये पंच प्रयाग मिलाने के लिए आता है, आया हुआ है। यहाँ से हरिद्वार से इसका नाम गंगा पड़ता है, हरिद्वार से नाम इसका गंगा पड़ता है, वहां से चलती है। फिर ये तो पहाड़ी क्षेत्र में इसकी सहायक नदियां हैं, नीचे जैसे जैसे आती है तमाम इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी मिलती जाती हैं और एक विशाल नदी बनती जाती है। तो इसकी सहायक नदियों में फिर आगे कहाँ मिल जाती है, कलकत्ता में जब आ जाए बिहार में पहुंचती है, यहाँ पे गंगा जब पहुंचती है यहाँ पे, तो इसकी एक शाखा चली जाती है बिहार बांग्लादेश में, और यहाँ से एक शाखा इधर चली जाती है इंडिया में, इसका नाम पड़ता है हुगली।
पदमा के नाम से चली जाती है बांग्लादेश में, यहाँ पे ब्रांचअप होती है, ये नाम इसको हुगली है। हुगली यहाँ जाके कलकत्ता के आगे जाके गिर जाती है। इस दौरान इसमें यमुना, फिर यमुना के सहायक तमाम इसमें नदियाँ की मिलती हैं, रामगंगा, घाघरा, ऐसे नदियाँ आके इसमें मिलती जाती हैं और एक वृहद नदी तंत्र का निर्माण करती है। एक एक को देखते हैं जरा हम लोग कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो आ जाइए, इसमें जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसमें आ जाइए, लिखते हैं गंगा की सहायक। हाँ, पहले लिखे रामगंगा, बाएं तरफ से मिलने वाली नदी पे लिखिए रामगंगा, बाएं तरफ वाली नदी, ऊपर से रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा, गोमती, हाँ ये बाएं तरफ किनारा छाट दिया। गोमती कहाँ मिलती है जाके? बाएं तरफ से मिलेगी जाके, गंगा इधर है। रामगंगा, गोमती, टोंस, घाघरा, गंडक, बागमती, हाँ, कोसी, ये सभी सदानीरा हैं, पेरेनियल है, सदानीरा है। ये बाएं तरफ से हिमालय से आके मिलती है। दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां, दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन, यमुना, पुनपुन, दामोदर, रूपनारायण, तो इससे तो सवाल आया था, ये ध्यान दीजिए, ये जो भागीरथी नदी आती है इसी में दामोदर आके यहाँ जाके मिलती है। दामोदर सीधे दामोदर, और ये हुगली है। हुगली तो जाके गंगा में गिरती है, लेकिन दामोदर जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये हुगली में जाके मिल जाती है। और हुगली किसकी है? गंगा ब्रांचों की हुगली नदी है। यही नीचे रूपनारायण जाके इसमें जाके मिल जाती है। रूपनारायण नीचे है, ये क्वेश्चन पर पूछा गया था, यूपी पूछा गया था। हुगली सीधे मिलती है, तो उसकी गंगा के सहायक है दामोदर, हुगली में जाके मिलती है, डायरेक्ट उसमें नहीं मिलती है, रहती है। इसके बाद देखिए यमुना नदी, थोड़ा इसको देखिए, यमुना थोड़ा लिख लेते हैं। दो चीजें बोले, देखिए ये यमुना नदी है, ये निकलती कहां से है? इसके बाएं किनारे की, दाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी हैं? तीन चीज, और लंबाई, तीन चीजें, निकलती कहां से और लंबाई, इतनी चीजें हम बोलेंगे, खाली नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा ना बोलिए। देखिए यमुना 1484 किलोमीटर, बंदरपुंछ से निकलती है, बंदरपुंछ यमुनोत्री हिमनद से, बंदरपुंछ यमुनोत्री हिमनद, हिमनद से निकलती है। किसकी सहायक नदियां? ये इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में इसे, टोंस,
टोन्स, गिरी, टोन्स, गिरी, असन। असन 3 नदियां मिलती है पर्वतीय क्षेत्र में, ऐसे वैसे 90 डिग्री के एंगल पर आके मिलती है। टोन्स, गिरी, असन। मैदान में दाहिने तट पर चंबल, सिंध, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, बेतवा, केन, इसी में क्योंकि ये गंगा नदी इधर से बहती है, ये कौन सी है? गंगा नदी है, ये यमुना नदी आ रही है। ये कौन सा है? यमुना। ये तो लेकिन छोटी छोटी नदियां आके इधर से भी यमुना मिलती हैं। आपने सुना हिंडन एयरबेस, जहां पर रफाल सबसे पहले उतरते हैं, वहां पे हिंडन नदी बहती गाजियाबाद में। हिंडन एयरबेस पे जहां रफाल उतरे थे आगे आया था, तो हिंडन कुछ चर्चे में था, तो वहां पे हिंडन नदी है, गाजियाबाद से निकलती है। ऐसे छोटी छोटी कुछ नदियां, 2-3 नदियां हैं। दाहिने बाएं तट पर हिंडन, हिंडन, रिंद, रिंद, हिंडन, रिंद, सेंगर, नान, रिहंद नहीं रिंद। हमने एक तरफ से लिखा हिंडन, रिंद, सेंगर, नान। ये छोटी छोटी नदियां हैं। नान, वरुण, और ससुर खदेरी। हमारी ससुर खदेरी नदी है। समधिन नदी भी एक है, समधिन, ससुर खदेरी। चंबल को देखते थोड़ा सा। चंबल ये मालवा के पठार से महू से निकलती है। चंबल महू से निकलती है। मालवा पठार है, मालवा पठार पे महू से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, सिकता, 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 पार्वती, बनास। 2 बनास नदियां हैं। एक बनास नदी अरावली पर्वत से निकल इधर को जाती है। यहाँ पे देखें, एक बनास नदी यहाँ पे है और एक बनास नदी देखिए यहाँ पे आपका चंबल की सहायक है। 2 बनास, ये बनास है, देखिए बनास यहाँ पर है और बनास यहाँ पर भी है। चलिए करवाइए तो ये है बनास नदियां है। यहाँ पे सबसे बड़ी है ये चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी ऐसे 3 बांध बनाए गए हैं। बांधों का नाम बताइए। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। 3 बांध हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ये आप देख लीजिए। 2 बांध ऐसे हैं,
एक मध्य प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश और उसके राजस्थान के बॉर्डर पर, एक टोटल राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर। 3 बांध है इस नदी पर, चंबल पे। यही एक बांध से जो कोटा वो है आपका परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां से वाटर सप्लाई भी होती है बांध से। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, तीनों कौन से हैं? 3 नदी बांध बनाए गए और फिर इससे उसी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इस नदी ने, चंबल नदी ने, इस एरिया में चूंकि ढाल खड़े हैं तो यहाँ पे इन्होंने इतना अपर्दन किया है, गली योजना, जैसी गलियां बन जाती है। ये डाकू की शरण स्थली बन गया है एक तरह से। ये डाकू की शरण स्थली बन गया, लेकिन चंबल, चंबल नदी में बनी हुई है चंबल नदी। उसके बाद देखिए बेतवा, ये भोपाल के दक्षिण से निकलती है, भोपाल के दक्षिण से। भोपाल के दक्षिण से सांची विदिशा का नाम सुना होगा? सांची और विदिशा इतिहास में बहुत मशहूर जगह है। सांची का स्तूप, विदिशा, ये सब इसी नदी किनारे हैं, बेतवा नदी किनारे है। सांची और विदिशा इसी नदी के किनारे है, ऐतिहासिक नगर है वो। और ये हमीरपुर के पास आके उससे मिल जाती है। बेतवा नदी से जो आपके मोरंग जो निकाले जाते हैं उस नदियों से आती है, उसी से मोरंग बहुत निकाले जाते हैं बेतवा से। हमीरपुर वगैरह से जो ये ट्रक आते हैं मोरंग के, वही सब लोग निकाल के लेके आते हैं सब। मोरंग बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद है बेतवा, बेतवा हो गया। रामगंगा उत्तर की तरफ से आने वाली है रामगंगा। ये अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास से द्वारहट से निकलती है। अल्मोड़ा जनपद में द्वारहट से निकलती है। और ये पहाड़ को कहां छोड़ती है? कालागढ़ के पास। कालागढ़ को छोड़ के यहां जाती है, मैदानी भाग में आ जाती है। तो यहाँ पे एक तरह से ढाल ज्यादा हो जाता है, तो कालागढ़ जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। यहाँ पे कालागढ़ जल विद्युत परियोजना रामगंगा पर नदी पर है। कालागढ़ जल विद्युत परियोजना रामगंगा, ये यूपी पीसीएस पे कई बार पूछा गया है। कालागढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? वो रामगंगा नदी पर है। किस प्रदेश? ये पड़ जाएगा उत्तराखंड में, पड़ेगा उत्तराखंड, यूपी पड़ेगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। कालागढ़ जल विद्युत परियोजना रामगंगा नदी पर है। कालागढ़ के पास ही ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कालागढ़ के निकट गंगा और कन्नौज के निकट रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास जाके मिल जाती है। देखा है रामगंगा कन्नौज का रामगंगा मिलते हो ना? हाँ, यहाँ रख के नहीं जाते हो? रामगंगा वहाँ मिलती है। हाँ सर। उसका देखिए खाखरा, ये तकला कोट के पास से मापचा, तकला, हाँ तकला नेपाल में, तकला कोट के मापचा चुंगो, मापचा चुंगो हिमानी से निकलती है। मापचा चुंगो हिमानी से निकलती है। एक महाभारत रेंज है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इनको टुकड़ों में बांट दिया गया है। इसका क्या नाम है? शिवालिक की पहाड़ियां। उत्तराखंड में डुडवा श्रेणी, नेपाल में चुरिया मुरिया, इधर बिस्मी अबोर, इनके अलग अलग नाम है। और पढ़ा जो भी आपने पहले पढ़ा होगा, चूंकि पढ़ा रह चुका है। फिर इसको एक धौलाधार रेंज ऐसे चली जाती है,
पीर पंजाल का नाम सुना होगा। फिर इसको उत्तराखंड में इसका नाम सुना होगा मसूरी रेंज, और ये नागा टिब्बा, और इसी को मिडिल हिमालय को नेपाल में महाभारत रेंज कहते हैं। महाभारत रेंज कहते हैं। ये महाभारत रेंज को काट के बहती है। एक चीज और बता दूं मैं कि जो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक है, तो कुछ नदियां तीनों श्रेणियों के प्रतिपूर्ववर्ती हैं, लेकिन तीनों श्रेणियों को काट के बहती हैं। कुछ यहां से निकलती है, केवल दो को काट रही हैं, यहां से निकलती है। कुछ ऐसी होती है जो केवल एक को काटती है, और कुछ तो यहीं से निकलती है। कुछ नदियां तीनों श्रेणियों को काटती हैं, कुछ केवल दो को काटती हैं, कुछ एक को काटते हैं, और कुछ तो किसी को नहीं काटते। जैसे गोमती नदी वगैरह है, वो यहीं से निकल जाती है। ये यहां से निकलेगी तो इसको काटेगी, यहां से निकलेगी तो दो को काटेगी, यहां से निकले तिब्बत के पठार से। तो अभी जो बाकी जो सभी नदियां बताया, तो शुद्ध रूप में तो पूर्ववर्ती वही तीन चार नदियां हैं, सिंध नदी, सतलज, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। गंगा, यमुना वगैरह है, ये सब कहां से निकलती हैं? ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं। ये केवल दो श्रेणियों को काटती हैं, मिडिल हिमालय और शिवालिक को काटती हैं। तो ये जो आप अभी बता था नदी, तो ये महाभारत रेंज को सीसपानी के निकट काट देती है, गहरा खड्ड बनाती है। यानी कि ये नदियां कब बनी थी? जब ग्रेटर हिमालय बन गया, उसके बाद मिडिल हिमालय बना। करीब 4 करोड़ का अंतर था। 7 करोड़ साल पहले ये श्रेणी बनी, 4 करोड़ साल पहले ये श्रेणी बनी, और 1 करोड़ साल पहले ये श्रेणी बनी। कुछ ग्रेटर हिमालय था, आज से 7 करोड़ साल पहले बना था। मिडिल हिमालय 4 करोड़ साल पहले, और शिवालिक तो 1 करोड़ साल पहले बने थे। तो उसके बाद से नदियां उत्पन्न होती गई, उसकी श्रेणी को काटती गई इस तरह से। तो ये सीसपानी के निकट है, इसको लिखिए। यह सीसपानी के निकट महाभारत श्रेणी को काटकर 600 मीटर गहरा खड्ड बनाती है। महाभारत श्रेणी को काटकर 600 मीटर गहरा खड्ड बनाती है। महाभारत श्रेणी है नेपाल में। वो किसका नाम महाभारत? मिडिल हिमालय का। मिडिल हिमालय का जगह जगह पे लोकल नाम है, स्थानीय नाम मिडिल। 600 मीटर गहरा लोकल नाम है, मैंने बताया पीर पंजाल और धौलाधर नाम सुना है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, पीर पंजाल कश्मीर में, उत्तराखंड में नागा टिब्बा, मसूरी रेंज। ये क्या है? मिडिल हिमालय के नाम हैं अलग अलग। और नेपाल में महाभारत। शिवालिक के भी नाम है अलग अलग। पंजाब वगैरह में उधर इसको शिवालिक कहते हैं। उत्तराखंड में डुंडवा श्रेणी, नेपाल में चुरिया बुरिया, और आगे उत्तर में चले जाएंगे तो मिसनी, अबोर, डफला। इनके अलग अलग स्थानीय नाम है इनके। तो ये महाभारत रेंज मिडिल हिमालय को काटते। आगे चलते हुए देखते हैं, इसमें घाघरा नदी है। घाघरा नदी का नाम जानते हैं? घाघरा नदी आगे जाती है फैजाबाद के नाम, इसी का नाम सरयू पड़ जाता है। बहराइच और इसका सीतापुर के बॉर्डर बनाती है जिले में, और यहाँ पे इसका घाघरा नाम है। फैजाबाद पहुंचते बोलते इसका नाम सरयू पड़ जाता है। सरयू, घाघरा का ही नाम सरयू है। मैदानी भाग में इसे एक काली नदी आके मिलती है। क्या चीज बता रहे हैं? ये घाघरा आ रही है, घाघरा यहाँ का नाम का सरयू पड़ गया। ये अयोध्या, ये बहराइच, सीतापुर है। इसमें से आके नदी मिलती है। ये नेपाल इंडिया का बॉर्डर बनाती है काली नदी। काली नदी यहाँ इंडिया और नेपाल के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। एक जगह है काला पानी विवाद कहा जाता है। यहाँ पे नाम सुना होगा, काला पानी विवाद। तो ये नदी जब मार्ग बदल इधर से और कभी इधर से बदल लेती है, तो जब ये नदी बॉर्डर बनाती है तो इधर के लोग कहते हैं कि नहीं हमारे एरिया है नेपाल के, इधर के लोग भारत इंडिया के बीच में काला पानी विवाद चल रहा है। ये बॉर्डर जहाँ बनाती है इंडिया पाकिस्तान में, इसको काली नदी कहते हैं। जब इंडिया में प्रवेश करती है यहाँ पे
इसी पे खटीमा के पास, खटीमा का नाम सुना होगा जब आप जाते हैं पूर्णागिरी, खटीमा डैम है यहाँ पे बना हुआ है, लहरा बना हुआ है खटीमा। खटीमा से आगे इसका नाम पड़ता है क्या नाम पड़ता है इसका, शारदा। शारदा का नाम सुना है इसका डैम। शारदा नदी का आगे नाम आगे पड़ेगा चौका, चौका 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 नदी इसको कहते हैं। हम लोग हमारे घर से 20 थोड़ी दूर 10-12 किलोमीटर है, तो हम लोग मूर्तियों को विसर्जन करते हैं दुर्गा जी का, ले जाके चौका नदी में करते हैं। हम लोग गोमती में करते हैं, हम लोग चौका नदी करते हैं। इसका नाम है काली नदी, शारदा नदी, चौका नदी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम पड़ जाता है। गोमती माने 12 किलोमीटर, तो वहां पे चौका नदी पड़ जाता है, ये जाकर उसमें मिल जाती है। शारदा, सरयू, काली, क्या शारदा? हाँ, इसके मैदान में शारदा नदी, शारदा या सरयू, शारदा भी मिलती है सरयू, और सरयू जाके गंगा में मिलती है। शारदा आके घाघरा मिलती है, घाघरा जाके गंगा में मिलती है, गंगा में जाती है। और बरहज के पास जाती है, देवरिया जिले में बरहज के पास जाके वहां मिल जाती है ये गंगा से। बरहज पर भी बहुत स्नान होता है वहां पे, जहाँ पे 2 नदियां मिल जाती है हमारे तीर्थ स्थान बन जाते हैं। तो बरहज में भी एक प्रयाग है, प्रयाग है नहीं मतलब उसे मान लिया जाता है संगम है, तो नदी का संगम होता है बरहज में। इसके बाद गंडक, गंडक नदी, इसको सतानीरा, गंडक या सतानीरा कहा जाता है, गंडक सतानीरा। यह मुक्तिनाथ के निकट, नेपाल में यह मुक्तिनाथ के निकट फोटू दर्रे से निकलती, फोटू दर्रे के पास से। मुक्ति नाथ के पास से फोटू दर्रे, मुक्तिनाथ के निकट फोटू दर्रे से निकलती है। और इसमें एक त्रिशूल गंगा नदी आके मिलती है। इंडिया में ऐसी नदियां जिसमें नाम में गंगा लगा हुआ है, धौली गंगा, बेल गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा, काली गंगा, दूध गंगा, गौरी गंगा, विष्णु गंगा, इस तरह से करीब 43 रिवर्स है। कुल नदियां कितनी बार 43 नदियां हैं इस तरह की जिसमें नाम में गंगा लगा हुआ है। 1 मील से लंबी, 1 मील से लंबी 10,360 नदियां हैं भारत में। टोटल नदियां 10,360 जिनकी लंबाई, नदी कितने हैं तो 1 मील से लंबी जिसकी लंबाई 1 मीटर से 1 मील से ज्यादा, मिनिमम 1 मील, इस तरह से 10,360 टोटल नदियां हैं भारत में। एक बार पूछा गया है कमांडेंट के इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल के बारे में, तो क्या लिखा आपने, त्रिशूल गंगा से, त्रिशूल गंगा इससे आगे मिलती है और फिर महाभारत श्रेणी को काट कर बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर के पास गंगा से मिल जाती है। चंपारण जिले से होकर रहती है जहां गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया था पहला। हाजीपुर के निकट गंगा से आके मिल जाती है। कोसी, कोसी या कोशिका, ये 7 नदियों से मिलकर बनती है। इसके शीर्ष पे 7 नदियां मिलकर बनती हैं। मैं नोट करना भूल गया है, मैं इसको या तो इस पे डाल दूंगा
खींच के, या मैं कल अगर आया मेरी कल क्लास होगी तो मैं कल लिखवा दूंगा। इसमें है नहीं तो मैं पढ़ा एक दूसरे बुक में मिला 7 नदियों से मिलकर बनती है, उन 7 के नाम मैं लिखवा दूंगा थोड़ा सा। इसमें जैसे 7 नदियों से मिलकर बनती है सोन कोसी, अरुण कोसी, तमाम है। इसमें से अरुण कोसी तिब्बत में खुंगचू, ये नंबर नोट कर लीजिए। चलिए फिर ये निकलती है, ये बहुत अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। पहले ये 200 किलोमीटर इधर से बह रही थी, फिर 200 किलोमीटर इधर से बहने लगी, यानी 200 किलोमीटर अपना रास्ता बदल लेती है। तो ये मार्ग बदलने के कारण जहाँ पे ढाल कम होता है तो बड़ी तबाही मचाती है। मान लो जहाँ आवास मंदिर खेत खलिहान बन गए, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अरुण कोसी वो 7 नदियों के इसमें नहीं लिखा हुआ है, उसके नाम मत लिखिए, बस हम कल बता देंगे। 7 नदियों के नाम बता दें, वो कुछ किताबों में मिलता है। तो ये नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इसमें लिख लीजिए लगभग 200 वर्ष पूर्व, देखिए यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। लगभग 200 वर्ष पूर्व यह 200 वर्ष पूर्व यह पूर्णिया के समीप, बिहार का जिला है, पूर्णिया के समीप प्रवाहित होती थी। पूर्णिया के समीप प्रवाहित होती है, किंतु वर्तमान में यह 160 किलोमीटर पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। 160 किलोमीटर पश्चिम में प्रवाहित हो रही है। ये बात इसके साथ में जो नाम लिखवा लेंगे सब तो कोसी से क्यों कहा जाता है। आगे लिखिए सोन नदी या स्वर्ण नदी। गंगा के दाहिने किनारे की, भारत में यह अमरकंटक का पठार है। सोन नदी इधर चली जाती, सोन, नर्मदा, महानदी, यहां से 3 नदियां बहती है अमरकंटक से, सोन, नर्मदा। तो यहाँ पे रेडियल प्रवाह कहा जाता है। रेडियल जहाँ से नदी निकलती है, ऊंचा स्थान है जाकर, यहीं पे अमरकंटक के पास है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इंडिया का एकमात्र ट्राइबल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जनजाति विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय। एक लड़का यहीं से PhD कर रहा है यहाँ का ही, वहाँ पे, यहाँ नहीं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, यहाँ CSN का है, समाजशास्त्र से। MPPCS छत्तीसगढ़ में सोशियोलॉजी विषय बड़ा हार्ड विषय है वहाँ पे, वहाँ ट्राइबल जनजातियाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ सोशियोलॉजी को ज़्यादा महत्व देते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज वहाँ मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से घोषित रही, हाँ, लोक प्रशासन और जैसे छत्तीसगढ़ PCS लेना है और MPPCS है, उसमें इन विषयों पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सोशियोलॉजी को ज़्यादा ट्राइबल यूनिवर्सिटी। आगे देखिए अमरकंटक के पठार से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबी है,
ऐसे 60 में थे, ये 780 किलोमीटर लंबी है। ये कई प्रपात बनाती है और इसमें यानी कि सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी, बनास, इसकी सहायक नदी है बनास, गोपद, बनास इसकी सहायक है, बहुत है नदियां बनास, बनास, गोपद, रिहंद, जो रिहंद बाग है वो, रिहंद, कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ के पास है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, हाँ उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, तेल नदी है, हसदो नदी है, अभी बहुत नदियां, मांड नदी है, जोंक नदी है जो आपको पकड़ लेगी, जोंक नदी है, अभी इसमें है बहुत नदी अभी पड़ेगी, जोंक नदी है, हसदो नदी भी है, मांड नदी है, तेल नदी है, तेल मिलता नहीं लेकिन यहाँ पे खाली तेल। इस पर देखिए ये आके मिल जाती है, गंगा माँ की मिल जाती है, और ये पटना के पास आसपास मिलती है। इसका भी संगम पश्चिम को खिसकता जा रहा है, इसका संगम पश्चिम को खिसकता जा रहा है। देखिए दामोदर, देखिए बंगाल का शोक, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, 1366 किलोमीटर लंबी है, सॉरी 1366 नहीं है, ये ऊंचाई से निकलती है। ये भ्रंश घाटी से होके बहती है, ये भ्रंश घाटी से होके बनती है दामोदर। इसकी घाटी में कोयला बहुत है, कोयला क्षेत्र है। इस दामोदर नदी को जैविक, इसके कोयला के कारण कोलवासरीज है, इसके किनारे कोलवासरीज हैं, तो इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। पढ़े होंगे जैविक, इस नदी को नाम है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बायोलॉजिकल डिजर्ट, बायोलॉजिकल मछलियां सब मर गई हैं कोयला के प्रदूषण के कारण, कोलवासरीज जो किनारे हैं, इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसी तरह से आगरा से लेके यहाँ पे दिल्ली से आगरा के बीच में, दिल्ली को हरा सूप कहा जाता है, उसका पानी ग्रीन कलर का हो जाता है, लेकिन उसको हरा सूप कहा जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रदूषण में पढ़ेंगे तो उसमें है। इसके अलावा इसमें भ्रंश घाटी से बहती है, इसकी सहायक नदियों में बराकर, जमुनिया, बराकर, जमुनिया, बरकी, और लास्ट में रूपनारायण। रूपनारायण इसी में जाके मिलती है, इधर से दामोदर में रूपनारायण यहाँ से, और ये हुगली में जाके हुगली मिल जाती है। ये रूपनारायण को पूछा गया है, रूपनारायण यूपीपीसीएस। रूपनारायण किसकी सहायक है ये पूछा गया है, हाँ दामोदर की सहायक है, और दामोदर किसकी सहायक है, हुगली की सहायक है। और हुगली मैं ग्रेजुएशन में था तो टूर गया था कलकत्ता, मौका तो घूम के आते, मैंने पूछा कलकत्ता के कहाँ गए थे, तो वहाँ पे कौन सी नदी है, हुगली नदी है। तो उन्होंने पूछ लिया आपसे हुगली कहाँ से निकलती है, तो मैंने कहा ये हिमालय से निकलती है, पता तो था नहीं, तो कहता नहीं बेटा गंगा नदी ब्रांचअप होती है। मैंने कहा आखिर सर गंगा से निकलती है, तो गंगा तो हिमालय से ही तो निकलती है। तो गुस्सा कहा था ऐसी बात नहीं है, तो पता मुझे था नहीं। तो हुगली गंगा से, हमने बता दी हिमालय से निकलती है, लेकिन वो वास्तव में गंगा से ब्रांचअप। ये मेरे वाइवा में था, प्रैक्टिकल वाइवा पूछा गया था, आए थे उत्तराखंड के प्रोफेसर थे, नाम नहीं आता, वो पूछे थे, कलकत्ता ही भूल गया था। तो खूब कलकत्ता लोग घूमे थे, ये
चल रहा है तो मैं कहानी बताता रहा मैं जाता। रोक दे रोक दे। रोक दे आता नहीं इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। इसको दामोदर रूपनारायण हो गई। ये तो नदियां होंगी, इसकी गंगा नदी है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सा मार्ग है भाई, बड़ी ताकत लग रही है गाने में इसमें। इसको सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है, सन ऑफ ब्रह्मपुत्र का नदी है। सन ऑफ ब्रह्मा इसका नाम ही है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। लिखिए इसका जो एरिया है 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में इसका रिवर बेसिन है, जिसमें से मात्र 2.5 लाख भारत में, आधा इसका भारत में, आधा वहां पे तिब्बत में पड़ जाता है, चीन में पड़ जाता है। और इसकी लंबाई करीब है इस पे जल विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है। 12,088 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है इसमें, बहुत ज्यादा। क्या चीज? फिर से स्टार्टिंग से बोलिए। ये इसका जो कुल है बेसिन है, जलग्रहण क्षेत्र है 5,80,000 वर्ग किलोमीटर टोटल। लेकिन ये 3 देशों में बहती है, चीन, तिब्बत में, बांग्लादेश में और भारत में। भारत में इसका जो क्षेत्र है, लेकिन भारत में 2,58,000 वर्ग किलोमीटर, दो 2,58,000। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, कुल लंबाई 2580 किलोमीटर। इसमें इंडिया में है 1346 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर इंडिया में है। बाकी बांग्लादेश उसमें है, तिब्बत में है। यह मानसरोवर झील के पास है, मानसरोवर झील के पास है चेमायुंगडंग, चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांपू नदी कहते हैं, तिब्बती भाषा में इसे सांपू नदी। इसका मतलब होता है प्योरीफायर, पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। तिब्बती भाषा में इसको प्योरीफायर, सांपू नदी कहते हैं। ये 1100 किलोमीटर पूरब की ओर बहने के बाद हिमालय श्रेणी को काट के बिल्कुल वो बनाती है, ऐसे जाती है और ऐसे बनाती है। कौन सा मोड़ बनाती है? इसको कहते हैं जानू मोड़। जानू किसको? घुटने को ही कहते हैं जानू। जान से रुकना, जान घुटने को बोलते हैं ना, तो घुटने टाइप का मोड़ बनाती है जान। और वो चांद को दूसरा होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, यह नामचा परवा के पास, नामचा परवा के पास हिमालय को काटकर
एक गाज बनाती है, गाज बनाती, गाज, खड्ड, गाज या खड्ड। गाज या खड्ड बनाती है। और सियांग या दिहांग नदी के नाम, सियांग, सियांग या दिहांग, कुछ भी दोनों ही नाम है इसके। दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। सियांग या दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। भारत के असम में, हाँ, भारत में प्रवेश करती है। पहले वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, प्रवेश करती है। फिर इसमें दिबांग या लोहित नदियां भी मिलती हैं। दिबांग, देखिए दिबांग या लोहित नदी आके मिलती है। हिमालय में यहाँ पे सदिया है, यहाँ पे धुबरी है, धुबरी से सदिया तक अनुगम है। सदिया से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, यहां से इसका नाम पड़ता है, सदिया के पास इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। सदिया के पास इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, सदिया के पास इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में 725 किलोमीटर बहती है, असम में 725 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र में उत्तर की ओर से, अब देखिए यहां पे आती बहती है, ब्रह्मपुत्र है, ये उत्तर की ओर से आकर बहने वाली नदियां हैं, इसमें मिलती हैं आके, इनके नाम है ब्रह्मपुत्र। में असम में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियां सुबनसिरी, सुबनसिरी लिखते हैं, सुबनसिरी, ये इस नाम का जिला भी है अरुणाचल प्रदेश, सुबनसिरी। कामेंग, हाँ नदी, कामेंग नदी है, कामेंग नदी, ये जिला भी है और इस नाम की नदी भी है। ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग जिला है, उसमें से नदी बहती है। सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, यह यूपीएससी में पूछे गए सवाल है, कौन सी किसकी सहायक नदी है? धनसिरी, जय भोरली, जय भोरली, मानस, मानस, मनास जो नेशनल पार्क है उसी में से आके बहती है। मानस, संकोश, ये पूछा गया है इसमें, संकोश, संकोश और तीस्ता, बूढ़ी दिहंग, बूढ़ी दिहंग, बूढ़ी, हाँ नदी है, बूढ़ी दिहिंग, ये छोटी छोटी नदियां पूर्वोत्तर की, कई बार यूपीएससी पूछा, पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो पीटी में पूछा गया है। बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, हाँ दिसांग, दिसांग, कोपिली, कोपिली, हाँ कोपिली, ये कोपिली फाल्ट भी है, कोपिली भ्रंश भी है, ये दक्षिण पूर्व जाके इधर से होती है। एक और धनसिरी है, धनसिरी ये दक्षिणी है, वो धनसिरी उत्तरी थी, जैसे उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल है,
उसी तरह धनसिरी उत्तरी है और धनसिरी दक्षिणी है। तो एक धनसिरी दक्षिण से भी जाके मिलती है। लिख लीजिए धनसिरी दक्षिणी। धुबरी के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में चली जाती है। हाँ, धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़ती है यहां से और ये बांग्लादेश में चली जाती है और इसका नाम यहाँ पड़ता है जमुना। इधर सारी गंगा, गंगा को यहाँ कहते हैं पद्मा। जब दोनों मिल जाती हैं तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है मेघना और ये जाके बांग्लादेश में गिर जाती है बंगाली खाड़ी में। जमुना, पद्मा और यहाँ से दोनों की समृद्ध धारा को मेघना कहते हैं। मेघना ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो यहाँ पे नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप उसका क्या नाम होता है? माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप। इस पर अस्थायी पॉपुलेशन है करीब 1.5 लाख पॉपुलेशन। 1.5 लाख लोग इस पे द्वीप पे रहते हैं परमानेंट। माजुली द्वीप पर 1.5 लाख लोग उसमें आवास बना के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि द्वीप तो बहुत है नदी में, ऐसे टीला पानी को द्वीप कहा जाएगा, लेकिन अस्थायी निवास परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। 1.5 लाख लोग उस माजुली द्वीप पे रह रहे हैं इसमें परमानेंट। जब भर जाता है पानी तो ये नदी से आप बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आने वाले समय में जो नदी है धीरे धीरे अपने काटे ले रही है। वो तो अपर्दन हो रहा है। यस सर, हाँ तो अपर्दन होता रहा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हो जाएगा खत्म। फिर जब घर बना लेंगे, वो तो नाव में तैरने के आदी हैं, वो सब बड़ी बड़ी नदी से तैर जाएंगे। वहाँ पे रहने वाले मैक्सिमम लोग तैराक होंगे। इसमें देखिए प्रायद्वीपीय नदियां, टाइम है अभी प्रायद्वीपीय नदियां लिखिए। 10 मिनट में तो आप एग्जाम में तो 10 मिनट नहीं छोड़ के भागोगे। जब एग्जाम से कहोगे 1 मिनट काफी छीना पड़ेगा, वहां निकाल के होगा। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी है और ये प्रवर्णित हो चुकी हैं। प्रवर्णित, ग्रेडेड। और ये पूरब की ओर बहती है। प्रवर्णित नदी वो होती है जो निम्नवर्तीय पर्दन नहीं करती है, नीचे की तरफ गहरा नहीं काटती है। और हिमालय की नदियां अपनी नीचे निरंतर अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं। हिमालय का उत्थान अभी हो रहा है, वो गहरा कर रही हैं, लेकिन ये नदियां अपनी घाटी को गहरा नहीं करती हैं और चौड़ी घाटी बनाती हैं। वो सकरी घाटी खड्ड बनाती है, चौड़ी घाटी बनाती है। निम्नवर्तीय पर जब नदी पर्दन जब नहीं करती है तो उसे कहते हैं ग्रेडेड रिवर। अपने आधार तल को, बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है, तो उसे ज्यादातर ये नदियां नहीं बनाती हैं। और इसमें से कुछ नदियां बहुत छोटी हैं। तीव्र पश्चिमी घाट यहाँ से बहने वाली जो नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं। पश्चिमी घाट बहने वाली छोटी नदियां हैं, ये मात्र 2% है, लेकिन इसमें 18% पानी बहता है जो पश्चिम और उत्तर की ओर बहता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है पश्चिमी घाट पर बनता है। 18% वर्षा होती है, मात्र 2% क्षेत्र है नदियां की लंबाई। तो लिखिए प्रायद्वीपीय प्रवाह की उत्पत्ति, 4 लाइन लिख लीजिए बस। हिमालय के निर्माण के पूर्व
हिमालय के निर्माण के पूर्व गोंडवाना लैंड में सह्याद्री और अरावली, सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। सह्याद्री और अरावली मुख्य जल विभाजक था। जल विभाजक था, किंतु टर्शियरी काल में पश्चिमी घाट के पश्चिम का भाग ये वाला था। ये जल विभाजक था, ये नदी बहती थी, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम का भाग ये धंस गया नीचे, तो इन नदियां पूरे भी पानी में गए डूब। इनका केवल शीर्ष बचा रहेगा छोटा छोटा, जो कि 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ज्यादा है, 200 किलोमीटर तक लंबी है, मैक्सिमम लंबाई 200 किलोमीटर तक के आसपास है। इनका नीचे का हिस्सा तो धंस गया, समुद्र में विलीन हो गया, इनका शीर्ष केवल बचा रह गया वाला पार्ट, और ये जो विभाजक बना था टर्शियरी काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, उसी समय पश्चिमी घाट का हिस्सा नीचे धंस गया और इस पर अरब हिंद महासागर का पानी आ गया, ये अरब सागर बन गया। और कुछ नदियां जो लंबी नदियां थी, ये नदी जो यहाँ तक आ रही थी, इसका हिस्सा पानी में डूब गया, केवल इतना बचा रह गया, ये शीर्ष नदियां। इसमें मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, पेरियर, काली, सारावती, ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो वहां पे इस समय बह रही हैं। और बहरी लिस्ट में पानी की मात्रा ने बताया, इसमें मात्र 2% है। इसमें पानी कुल लंबाई और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मात्र भारत का 2% है, लेकिन इसमें जल प्रवाहित कितना होता है? 18% जल प्रवाहित होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। इसलिए जरा लिखिए, क्या लिखा आपने? टर्शियरी काल में पश्चिमी घाट के पश्चिम का भाग, ये क्या हो गया? अवतरण के कारण नीचे धंस गया और अरब सागर का भाग बन गया। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का केवल शीर्ष भाग ही समुद्र तल से ऊपर रह गया। हिमालय के उत्थान के समय ही 2 भ्रंशों का निर्माण हुआ, नर्मदा और तापी। हिमालय के उत्थान के समय ही 2 भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, नर्मदा और तापी। सवाल पूछा जाता है कि सवाल ऐसे बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत में कोयला भ्रंश नदी घाटियों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं और कोयला भ्रंश घाटियों में, नदी घाटियों में पाए जाते हैं, लेकिन नर्मदा और तापी में कोयला क्यों नहीं पाया जाता? बताइए। नर्मदा और तापी नदी की घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है, जबकि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की घाटी में कोयला पाया जाता है। ये टर्शियरी काल में बनी है। हिमालय जब उत्थान हो रहा था, बाकी जो नदी घाटियां हैं, गोदावरी है, नर्मदा है, दामोदर है, ये नदियां कब बनी थी? 35 करोड़ साल पहले बनी थी, और ये तो 5-6 करोड़ साल पहले बनी।
तो उस समय कोयले का जब निर्माण हो रहा था उस समय उन घाटियों का निर्माण हुआ था। बाद में इन घाटियों का निर्माण हुआ करीब 4-5 करोड़ साल पहले, 7 करोड़ मैक्सिमम 7 करोड़ साल पहले, जब हिमालय का उत्थान हो रहा था। इसलिए इस पर कोयला नहीं पाया जाता नर्मदा और तापी में, घाटियों में। तो भ्रंश घाटियां बनी थी, नर्मदा घाटियां और भ्रंश घाटियां, जिसमें नर्मदा और तापी नदियां प्रवाहित होने लगी। और वाडिया के अनुसार इसी समय प्रायद्वीपीय भारत पूरब की तरफ झुक गया। वाडिया के अनुसार, जाओ परेशान हो जाओ, परेशान नहीं हूं, पूरा वाडिया के अनुसार इसी समय प्रायद्वीपीय भारत पूरब की ओर झुक गया, पूरब की ओर झुक गया। पूरब की ओर झुक गया। इसी कारण यहाँ की अधिकांश नदियों का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। बंगाल की खाड़ी की ओर हो गया। 2 घटनाएं हुई जिस समय हिमालय का उत्थान हो रहा था। भ्रंश घाटी बनी, इधर का जो पार्ट था, जो ये नदी बह रही थी ये पश्चिमी घाट है, यहां से बहने वाली नदी है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये नदी क्या हुआ है, इस नदी का नीचे का हिस्सा पानी में डूब गया, समंदर में डूब गया, केवल ये हिस्सा बचा रहा। वाडिया एक हिमालय जूलॉजी, वाडिया एक बहुत बड़े विद्वान है भारत के, और एक वाडिया के नाम से इंस्टीट्यूट है हिमालय में, देहरादून में। वो इंस्टीट्यूट का नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। उन्होंने बहुत अध्ययन किया हिमालय का, वाडिया के विद्वान है भारत के। तो इसी समय 2 भ्रंश घाटी बनी, नर्मदा और तापी, तो 2 नदियां इसमें बहने लगी। पहला काम हुआ कि इसका जो इधर का हिस्सा पानी में डूब गया, तो जो ये नदी इतनी लंबी थी ये छोटी सी रह गई, और इस पूरे प्रायद्वीप भारत का झुकाव पूरब की ओर हो गया, और सारी नदियों का प्रवाह और अब बंगाल की खाड़ी में हो गया। इस तरह से प्रायद्वीप भारत की नदियों का विकास हुआ, ओरिजिन, रिवर सिस्टम डेवलप हुआ था। फिर इसके ऊपर पैटर्न पढ़ते हैं, आप आगे पढ़ेंगे।